नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। क्या हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है? हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों की धरती है और हिंदुस्तान हर उस व्यक्ति के बाप का है जिसकी हिंदुस्तान की मिट्टी से श्रद्धा जुड़ी है, जिसका हिंदुस्तान की मिट्टी से सम्मान जुड़ा है। लेकिन क्या समाज के हर तबके का हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ वही आस्था है? वो वैसे ही बार बार कहते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान ना जाके हिंदुस्तान में रहना चुना। मगर क्या सचमुच सबने बंटवारे के बाद पाकिस्तान ना जाके हिंदुस्तान में रहना चुना था? इस घटना की गवाही भोपाल से बेहतर कोई नहीं दे सकता। कल के दिन भोपाल आजाद हुआ था। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, भोपाल तो हिंदुस्तान तो 15 अगस्त को आजाद हो गया था। लेकिन भोपाल हिंदुस्तान के साथ आजाद नहीं हुआ। भोपाल की आजादी में 659 दिन और लग गए। भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चेयरमैन थे। जिम्मेदारी थी उनके पास, और जब व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है तो उससे जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा भी की जाती है। लेकिन भोपाल के नवाब ने इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार दिखाया। उन्होंने भारत में मिलने से पूरी तरह इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। और पाकिस्तान के साथ मिलने की उनकी तलब इतनी तेज थी कि उन्होंने यहां से अपने सारे पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिए, लाहौर ट्रांसफर कर दिए। मगर क्या भोपाल के विलीनीकरण का ये आंदोलन जो हुआ वो सिर्फ आजादी की ही मांग तक सीमित था, या इसके पीछे की कोई भूमिका भी थी? यकीन मानिए, इसके पीछे की भूमिका इस आंदोलन से कहीं ज्यादा तकलीफ दे और कहीं ज्यादा विध्वंसकारी है। भोपाल में हिंदुओं ने लगभग 250 सालों तक जो शोषण झेला है, जो अत्याचार झेले हैं, जो नृशंसता झेली है, उसका विवरण सुन के आप भी चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। भोपाल शहर जो ज्ञात सूत्र हैं, ज्ञात सूत्रों के अनुसार भोपाल शहर 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने स्थापित किया था। और जब भोज ने भोपाल शहर को स्थापित किया था, भोपाल को बनाया था, तो भोपाल प्लान्ड शहरों में से एक था। भोपाल की योजना बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी, क्योंकि भोपाल प्रशासनिक केंद्र नहीं था, भोपाल शिक्षा का केंद्र था, भोपाल अध्ययन का केंद्र था। आज भी मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो जब जिनसे बात होती है तो कहते हैं कि भोपाल में अजीब सी शांति का एहसास होता है। भोपाल में कामनेस है। भोपाल में ये कामनेस आज से नहीं है, 11वीं शताब्दी से है, जब भोपाल में संस्कृत के महाविद्यालय थे। आप राजा भोज का ये पुराना नक्शा देखेंगे, पुराना नक्शा जिसमें उन्होंने भोपाल शहर की किस तरीके से प्लान किया गया है ये बताया है। तो भोपाल एक खूबसूरत चौकोर में बसा है। उस चौकोर के बीच में उन्होंने देवस्थान लिखा है। लेकिन आज अगर आप भोपाल का गूगल मैप खोल के देखें तो वो देवस्थान दिखाई नहीं देता। उस देवस्थान की जगह पे जामा मस्जिद खड़ी है। लेकिन इस बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि जहाँ पे आज जामा मस्जिद है वहाँ पे कभी भोजशाला हुआ करती थी, संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, तो आपके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट होने का तमगा लगा दिया जाएगा। आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे। शाहजहां बेगम ने एक किताब लिखी, हयाते कुदैसी। उस किताब के पेज नंबर 192 193 में उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है कि आज जहां पे जामा मस्जिद है वहां कभी भोजशाला हुआ करती थी। आज जहां से अजान की आवाजें आती हैं वहां कभी वेद की ऋचाएं गूंजा करती थी। लेकिन ऐसा क्या बदला कि वेद की वो ऋचाएं शांत हो गई। पुराने शहर के कुछ इलाकों के नाम आज भी ग्रहों के नाम पे हैं, सोमवारा, बुधवारा, मंगलवारा, इतवारा। लेकिन ब्रह्मपुरा इब्राहिमपुरा में बदल गया। ये ब्रह्मपुरा से इब्राहिमपुरा का जो सफर है, ये सफर शोषण की कहानियों से भरा हुआ है। इस दौरान यहाँ पे धर्म परिवर्तन की घटनाएं इतनी तेजी से हुई
यहां पे हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया। वो बहुमत में थे मगर उन्हें अपने घरों से बाहर दिए जलाने की आजादी नहीं थी। होली में घरों से बाहर निकल के रंग खेलने की आजादी नहीं थी। और भोपाल के नवाब ने ऐसे कानून बना रखे थे जिन कानूनों की मदद से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता था। हिंदुओं के सामने 3 ही ऑप्शन रखे गए थे, या तो आप धर्मांतरित हो जाइए, या तो मारे जाइए, या तो इस शहर को छोड़कर चले जाइए। उस समय यह भारत के समाज का मूल चरित्र है कि जब कभी भी इस समाज में कैंसर बढ़ने लगता है, ये नेचुरल नियम है, हर चीज के साथ होता है। हमारे शरीर के अंदर ही देख लीजिए, जब कैंसर के कोशिकाएं शरीर में पैदा हो जाती हैं, जब कैंसर बढ़ने लगता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद उसे खत्म करने के लिए खुद को परिवर्तित करने लगती है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स उस कैंसर की कोशिका को खत्म करने लग जाते हैं। इसी तरह जब जब समाज में अत्याचार बढ़ जाता है, जब जब समाज में निरंकुशता बढ़ने लगती है, तब तब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी तरह एक्टिव हो जाती है। आज भी भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा एक्टिव है, मगर कुछ लोग इसको रेडिकलाइजेशन का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि भारत की बहुसंख्यक आबादी रेडिकलाइज हो रही है। क्या ये आबादी रेडिकलाइज हो रही है या बस ये इस समाज के लिए उत्पन्न हुए खतरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका नजरिया हो सकता है कि आप ये भी कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स रेडिकलाइज हो गए हैं, रोगों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बीमारी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर ये वास्तविकता नहीं। ये घटना 1926 की है। वैसे तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती थी, मगर 1926 में घटना हुई। कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे, उसमें से एक महिला थी। रास्ते में कुछ लोगों ने रोककर उस महिला के मुंह में पान की पीकें थूकी, पान थूका महिला के मुंह पे, और उसके साथ जा रहे पुरुषों के साथ मारपीट की। ये आम घटना थी, मगर ये घटना पंडित उद्धव दास मेहता जी ने सुनी। जब उन्होंने ये घटना सुनी तो उनके शरीर में गुस्सा भर गया उनके अंदर, और इसके बाद उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। उन्होंने तय किया कि अब ये अत्याचार और नहीं सहा जाएगा। वो जाके शिव नारायण जी दादा से मिले और उनसे इस घटना के बारे में चर्चा की। जब उन्हें ये घटना बताई, उन्होंने जब उनके अंदर का गुस्सा देखा तो उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोगों को संगठित करो, आंदोलन शुरू करो। उन्होंने उनकी बात मानी, जाके युवाओं से मिले, लोगों से मिले, एक संगठन बनाया। हिंदू सेवा संघ की स्थापना उन्होंने 1926 में की, और उसके बाद फिर भोपाल में हो रहे अत्याचारों को लेकर आवाज उठाना शुरू किया। 1926 में इस संघ की एक बैठक भोपाल में आयोजित की जा रही थी। इस बैठक के बीच में नवाब के गुंडों ने हमला किया, लोगों को ढूंढ कर मारा गया। जो लोग उस बैठक में शामिल हुए थे उनके घरों के ऊपर हमला किया गया, मगर उसके बावजूद भी पंडित उद्धव दास मेहता के हौसले नहीं टूटे। उनके हौसले इन हमलों से और मजबूत होते चले गए। 1927 में ये बात महात्मा गांधी तक भी पहुंची, और महात्मा गांधी ने 1927 में नवजीवन में एक लेख भी लिखा। उस लेख में उन्होंने नवाब के इस कानून की भर्त्सक आलोचना की और उनसे ये गुहार लगाई कि इस कानून को बदला जाना चाहिए, मगर ये कानून नहीं बदला गया। ये कानून नहीं बदला गया क्योंकि सुपीरियरिटी फीलिंग, वी आर सुपीरियर, ये फीलिंग अंदर तक घर कर गई थी। आप भोपाल विलीनीकरण के आंदोलन को, भोपाल के हो रहे अत्याचारों को एक घटना के तौर पर मत लीजिए। एक घटना नहीं है, ये एक विचार है। एक वो विचार है जो आज भी दिमाग में उसी गहराई के साथ बैठा हुआ है। वो विचार जो भारत के साथ मिलना स्वीकार नहीं करता, वो विचार जो खुद को भारत के समाज से अलग मानता है। इसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल के नवाब भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थे, तो पंडित उद्धव दास मेहता के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। फरवरी 1948 में पंडित उद्धव दास मेहता ने और कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ के नागरिकों ने इस चीज के लिए आंदोलन किया कि भोपाल को भारत के साथ मिलना होगा,
और इस आंदोलन ने गति पकड़ी। हजारों लोग सड़कों पर उतर कर आए और इसके परिणाम स्वरूप ये आंदोलन भी ऐसा नहीं था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि भारत के आजाद हो जाने के बाद भोपाल के नवाब ने, रायसेन ने 4 लोगों को गोली मरवा दी। क्यों मरवा दी? क्योंकि वो तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के आतंक भोपाल ने लगभग 2 सालों तक झेला। उसके बाद भोपाल आजाद हुआ, भोपाल भारत से मिला और भोपाल को भारत से मिलाने की इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंडित उद्धवदास मेहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भोपाल में स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। भोपाल के पहले संघ चालक की जिम्मेदारी उनको मिली थी और उन्होंने इस दायित्व को निभाया। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भोपाल के आज़ादी की मांग ने बल पकड़ा और उसके परिणाम स्वरूप 1 जून को भोपाल आज़ाद हुआ, भोपाल भारत में मिला। कल वो तारीख है, ये तारीख आएगी और बीत जाएगी। क्या आप इस तारीख को बस एक घटना के तौर पर लेंगे या आप इस तारीख को एक विचार के तौर पर लेंगे? इस तारीख के बहाने आप पलटकर देखेंगे कि किस तरह ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियॉरिटी की ये सोच, हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, भारत से अलग हैं, ये सोच क्या आज खत्म हो गई है या ये सोच आज भी उसी तरह दिमाग में बैठी हुई है जिस तरह कभी हमीदुल्ला खान के दिमाग में बैठी थी? क्या ये सोच आज भी उसी तरह हर ब्रह्मपुरा को इब्राहिमपुरा में बदल देना चाहती है? क्या ये सोच आज भी भारत के समाज को उसी तरह खत्म कर देना चाहती है, भारत की पहचान को खत्म कर देना चाहती है? इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, किताबों के कुछ पन्ने पलटिए, पढ़िए कि भारत में किस किस तरह के अत्याचार हुए, पढ़िए कि किस तरह भारत के पहचान को मिटाने की कोशिश की गई और इस तारीख के बहाने, भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के इस मूवमेंट के बहाने सोचिए कि क्या समाज में वो कैंसर दोबारा पैदा हो रहा है, और अगर वो कैंसर पैदा हो रहा है तो उसके लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह विकसित होने की जरूरत है। भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के इसी संदर्भ में कल एक वेबिनार का आयोजन है, एक वेबिनार जिसमें वरिष्ठ लोग आपसे भोपाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे, भोपाल की संस्कृति के बारे में बात करेंगे, भोपाल के विकास और अवसान के विषय में बात करेंगे। तो आप इस वेबिनार में जुड़िए, चर्चा कीजिए और कम से कम अपने अगल बगल के लोगों को भोपाल का ये इतिहास बताइए, भोपाल का ये संघर्ष बताइए कि भोपाल किस तरह खून के रास्तों पर चलकर आज़ाद हुआ है। धन्यवाद।